जय भीम साथियों। आज हम आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पे कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भारत की स्त्रियों की, महिलाओं की, लड़कियों की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी। दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां ये सोचती हैं कि उनको सब कुछ अधिकार किसी और ने दिए, जबकि उनको सब कुछ अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही दिया। हमारे बाबा साहब ने ही दिया, लेकिन उनको कन्फ्यूजन है कि नहीं, ये सब हमें कहीं और से मिला है। तो बाबा साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को बहुत से अधिकार मिले हैं। ठीक है। आज़ादी के बाद से संविधान जब से बना है, तब से महिलाओं को सभी अधिकार है। वो कहीं भी आ जा सकती हैं, किसी से भी बातें कर सकती हैं, किसी से भी विवाह कर सकती हैं, किसी भी जॉब को हासिल कर सकती है। यानी कि अगर उनके अंदर काबिलियत है तो किसी भी पोस्ट पर जा सकती है। हर एक फील्ड में उनके लिए जगह है, हर एक फील्ड में वे जा सकती हैं, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। और है भी, बहुत सी देख उदाहरण है कि सभी महिलाएं, लड़कियां बहुत से काम कर रही हैं। जैसे एरोप्लेन उड़ाना, वो भी काम कर रही हैं। पहले ये विडंबना थी कि लड़कियां नहीं कर पाती हैं, नहीं कर रही हैं, लेकिन कर रही हैं। फोर्स में वहाँ पे भी अब लड़कियां जा रही हैं, वहाँ पे भी नहीं जाती थी। और बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे पहले मनुवादी ब्राह्मणवादियों ने ये करके टाल दिया कि ये महिलाएं नहीं कर सकती, ये पुरुषों का काम है, ये महिलाएं नहीं कर सकती। जैसे शिक्षा का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, ये कहा करके जो मनुवादी थे टाल दिया कि महिलाओं का ये अधिकार नहीं है, उन्हें शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा मनुवादियों ने उनके माइंड में भरा। ठीक है। तो मैं आपको यही सब चीजें बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, और हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनको सब कुछ अधिकार दिया तो दिया किसने। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि सब कुछ आप अपने बचपन से, जब से आप पैदा होते हो और जब तक आपकी डेथ होती है, आप हर एक पल, हर एक क्षण की आप एक बार से मतलब कि देखें कि आपका सहयोग किसके द्वारा हो रहा है, यानी कि हर एक काम में आपकी मदद कौन कर रहा है। तो आपको लगेगा कि भारतीय संविधान की वजह से ही आपको सब कुछ मिल रहा है। आप पैदा होने से लेकर के मरने तक सब कुछ भारतीय संविधान की वजह से ही हो रहा है। जैसे कि आप, जब कोई बच्चा पैदा होता है या कोई बच्ची पैदा होती है, हॉस्पिटल में जाती है, तो वहाँ पे जो फ्री में सेवाएं मिल रही हैं, उस संविधान के माध्यम से मिल रही हैं। जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वो भी संविधान के ही माध्यम से बन रहा है, मिल रहा है। जो सरकार कुछ योजनाएं महिलाओं को, लड़कियों को, जो बच्चियां पैदा होती हैं, उनको जो कुछ फ्री में लाभ मिलता है, वो भी सब संविधान की वजह से हो रहा है। फिर एजुकेशन में आप आ जाओ तो वहां पे भी आप देखोगे कि सरकार उनको कुछ ना कुछ छूट देती रहती है। तो वो सब संविधान में मेंशन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते हुए इन सब चीजों को लिखा है उसमें। इसलिए कोई अपने आप से नहीं उसको कर रहा है, ना करवा रहा है, वो सब संविधान में लिखा हुआ, उसको करना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, उसको उस काम को करना ही पड़ेगा। वो सब संविधान में लिखा हुआ है। और उसके बाद आप जब शिक्षा ग्रहण करके शादी विवाह करते हो, तो इसमें भी संविधान की ही वजह से। पहले क्या होता था, अब इसी बात पे, जब शादी विवाह की बात आई है, तो इसी बात पे मैं आपको पहले की स्थिति दर्शाता हूँ कि जब संविधान नहीं था, शादी की जो विवाह बच्चियों की होती थी, वो किस एज पर हो जाती थी, और उनको कोई भी अधिकार नहीं था कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी या इससे करूंगी, कोई भी अधिकार नहीं था। जिसको माता पिता कह देते थे कि इसी से तुम्हारी शादी होगी, तो उसको करना पड़ता था। उसके पास अपना खुद का अधिकार नहीं था कि वो मना कर सके। ठीक है। बचपन में माता पिता के लिए, जो स्त्रियां होती हैं, बचपन में क्या होती हैं, माता पिता के अंडर में जीवन जीती हैं अपना। जब जवानी आती है तो पति के अंदर में रहती हैं, अंडर में। यानी कि पति के ऊपर वो शासन नहीं चला सकती, पति उन पे चाहे जो करेगा
उनको सब कुछ सहन करना पड़ेगा। ये मनुवादियों की चाल थी। ये ब्राह्मणवादियों ने, मनु ने अपने संविधान में लिखा हुआ है। और जब बुढ़ापा होता था तो बच्चों के अधीन रहना पड़ता था उनको। ये सब मनुवादी ब्राह्मणवादियों ने बताया है और लिखा है। लेकिन संविधान बनने के बाद ये सब बदल गया। जो बात शादी की याद रही है, तो वहां पे मैं आपको कुछ तथ्य देना चाह रहा हूँ कि मनुवादी जो ब्राह्मणवादी थे, शादी के लिए क्या क्या कर रहे थे और कितनी कितनी हमारे बहुजन समाज के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ करके आज जो 18, 20, 23 साल पे किसी भी बच्ची की शादी हो रही है, वो हमारे बहुजन समाज के मूल निवासी लोगों के बहुत बड़ी एक देन है, बहुत बड़ा एक योगदान है, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके इस लड़ाई को लड़ा और आज समाज में उनको एक अच्छा सा दर्जा मिला है। जब कम ही उम्र में शादी हो जाती है किसी भी बच्ची की, या किसी भी बच्चे की भी शादी हो जाती है कम उम्र में, तो उसकी शारीरिक क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कि उसका शरीर पूरी तरह से शरीर बर्बाद हो जाता है, कई तरह के रोगों का शिकार हो जाता है। तो उस बात पे मैं बता रहा हूँ कि शादी के जो ये बात आई है, इस पे बता रहा हूँ। एक बात है 1860 की। 1860 तक, 1860 से पहले और 1860 तक क्या होता था, लड़कियों की शादी 10 वर्ष तक के जो लड़की हो जाती थी उनकी शादी कर दी जाती थी। कितना वर्ष तक? 10 वर्ष तक। जो भी बच्ची 10 वर्ष की हो जाती थी उसका विवाह कर दिया जाता था। और 1891 में ये बढ़ करके 12 वर्ष हुआ। और ये 12 वर्ष किसकी देन से हुआ पता है? जो अंग्रेज हमारे भारत देश पे आए, उनकी देन से ये 2 वर्ष बढ़ा। ये जो अंग्रेज आए, उन्होंने ये पाखंडवाद को तोड़ना शुरू किया, मनुवादियों की विचारधारा को गलत साबित करना शुरू किया, ब्राह्मणवादियों की विचारधारा को गलत बताया। उसके माध्यम से इन्होंने 2 वर्ष बढ़ाया कि 12 करना चाहिए। फिर लड़ाई लड़ी गई। हमारे मूल निवासी भाई बहन सब कोई, बहुजन समाज के लोग, जितने भी हमारे मूल निवासी भारत के निवासी हैं, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। और वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन भारत के मूल निवासी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ा। 1922 में इस 12 वर्ष को 13 वर्ष करना चाह रहे थे। इस 12 वर्ष को 13 वर्ष करना चाह रहे थे कि किसी भी बच्ची की शादी तभी होगी जब वो 13 साल की हो जाएगी। लेकिन जो कट्टर हिंदू जिसे कहते हैं, जो मनुवादी विचारधारा के हैं, मनु के विधान के द्वारा चलते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और 12 पर ही अडिग रहे कि नहीं, 12 पर ही शादी होगी, 13 पर नहीं। यानी कि कोई भी बच्ची 12 साल की होगी तभी उसकी शादी हो जाएगी, 13 पे नहीं, उससे पहली हो जाएगी। फिर 1924 का टाइम आता है और हमारे समाज से निकलकर एक आते हैं महान नेता, हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर ने एक प्रस्ताव लेकर, जो बिल होता है, एक कानूनी की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी कानून पारित किया जाता है, तो उसको सब किसी को मानना पड़ता है। तो हरि सिंह गौर जी ने एक बिल लेकर के गए उस टाइम की जो कमेटी होती थी कानून पास करने वाली, उसके पास। उन्होंने इस प्रस्ताव में रखा कि लड़कियों की शादी 14 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जब भी कोई लड़की 14 वर्ष की हो जाएगी तो उसका विवाह तभी होगा, 14 वर्ष से पहले नहीं होगा। इसका विरोध किसने किया पता है? इस भारत देश के जाने माने इंसान, जिसको हम कहते हैं, जिनका नाम सब कोई बच्चा बच्चा जानता होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने इसका विरोध किया? पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने कहा नहीं, 13 ही होना चाहिए, 14 नहीं। 13 नहीं, 12। 13 का तो विरोध कर दिया गया पहले से ही, 12 पहले ही रुके रह गए। इन्होंने सीधे 12 से 14 करने की बात कही, लेकिन 13 तो पहले ही फेल कर दिया गया था हिंदुओं के द्वारा, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी थे उनके द्वारा। फिर 14 भी पंडित मदन मोहन मालवीय आगे आए और उन्होंने भी इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, 12 ही होना चाहिए, 14 नहीं। फिर भी ये हार नहीं माने, लड़ाई लड़े। लड़ाई लड़ने में इन्होंने 1 साल गंवाया और 1925 का टाइम आया। 1925 में जो कमेटी कानून पारित करती थी, कानून बनाती थी,
उसने विचार विमर्श करने के बाद 12 से 13 कर दिया। 14 फिर भी नहीं हुआ, 12 से 13 ही हुआ। यानी कि इन्होंने अपना लोहा मनाया वहां पे। जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, समझो कि उन्होंने अपना जो अडिग था उसको अडिग रहे अपने विश्वास बातों पर कि नहीं, हम 14 नहीं होने देंगे, और हुआ भी नहीं, क्योंकि उन्हीं का राज था। हिंदूवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी उस टाइम ज्यादा थे, तो उन्हीं का सब कुछ चल रहा था। ज्यादा ज्ञानवान वही थे, उन्हीं का चल रहा था। तो ठीक है, इन्होंने लड़ाई कुछ लड़ करके अंग्रेजों के साथ में इसको 13 करवा लिया। 13 करवाने के बाद बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, तब से अब तक 18 वर्ष की जब कोई लड़की हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है कि वह विवाह करने योग्य हो गई है। आप 18 साल से पहले अगर शादी कर रहे हो, ये कानूनन जुर्म है, आपको सजा होती है। लेकिन अगर आप 18 साल के हो चुके हो, तो आप अगर कोर्ट में भी जाकर के शादी करोगे तो होगा आपकी शादी। आपकी कौन मदद कर रहा है? संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया संविधान आपकी शादी में मदद कर रहा है। यहाँ मनवादी ब्राह्मणवादी क्या कर रहे थे? आपको एक छोटी उम्र में ही आपकी शादी करवा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटी उम्र में ही शादी करने के क्या क्या मतलब कि रीजन निकलते हैं, क्या क्या कारण होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है कि आप जब कम उम्र में शादी होती है। कम उम्र में जब शादी होती है तो क्या होता है, शरीर पूरी तरह से रोगग्रस्त हो जाता है। और एक नियम इन ब्राह्मणों ने बनाया था, मनुवादियों ने, 6 से 12 वर्ष तक तो ये किए थे, 6 से 10 तक। लेकिन 6 से 7 ही, 6 पार होते ही ये शादी करना शुरू कर देते थे। 10 तक बहुत ही रेयर केस में लेके जाते थे, 6 से ही शादी करना शुरू कर देते थे। तो जिस बच्ची का शादी 6 से 7 वर्ष की आयु में हो जाता था, उसके शरीर की दशा क्या होती थी पता है? उसकी जांघों की हड्डियां खिसक जाती थी, उसके मांस लटक जाते थे, वो अपाहिज हो जाती थी। आप समझ सकते हो कि 6 से 7 साल की बच्ची का विवाह होगा तो कितनी कितनी कठिनाइयों से गुजरेगी। और यहाँ तक कि वो 3 से 4 दिन में, शादी के बाद, विवाह के बाद 3 से 4 दिन में मर भी जाती थी तड़प तड़प के, जब 6 से 7 वर्ष के बीच में उसकी शादी हो जाती थी। और एक गणित आपको बताऊं, इन सब के पीछे जो मनुवादी ब्राह्मणवादी हैं, वो उम्र क्यों 6 से 10 तक ही चाहते थे, उससे ज्यादा क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि एक प्रक्रिया थी, मनुवादियों के द्वारा एक नियम बनाया गया था कि जब भी शादी होगी, लड़कियों की शादी होगी, तो उनकी उनको पहली रात अपने पति के घर ना जाकर के ब्राह्मण ब्राह्मण के घर जाना होगा। किसके घर? ब्राह्मण के घर, जो कि मनुवादी ब्राह्मण ही थे। जिन्होंने मनु का विधान, जो मनु बनाया था, वो ब्राह्मण ही था और ब्राह्मण का ही सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ब्राह्मण को अपना थोड़ा सा लालच था कि लालच के चक्कर में ये सब वो लोग कर रहे थे, यानी कि नीच हरकतें ये जो कर रहे थे, ये थोड़ी से अपनी मुट्ठी भर ब्राह्मणवाद के लिए ये सब कर रहे थे। वहां पे क्या होता था कि ये नियम बनाया था मनु कि शादी के बाद पहली रात अगर लड़की अपने पति के घर ना जाकर के ब्राह्मण के घर जाएगी तो वो उससे पवित्र हो जाएगी, ब्राह्मण उसको पवित्र कर देगा, वो शुद्ध हो जाएगी। उसका नाम क्या रखा गया था उस नियम का पता है? शुद्धिकरण। शादी करने के बाद पहली रात ब्राह्मण के घर जाओ, ना कि अपने पति के घर। और शुद्धिकरण के लिए वो ब्राह्मण के घर खुद परिवार वालों को ले जाकर के पहुंचाना पड़ता था। ऐसा नियम उस नीच मनु ने बनाया था। ठीक है, आपको, हमको, सभी को इस बात को सुन करके बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा कि क्या बताऊं। लेकिन उस टाइम उन्हीं का सब कुछ बोलबाला था, उन्हीं का पूरा बनाया हुआ, रचा हुआ संविधान था, तो उन्हीं का चल रहा था। तो लोग जो हमारे मूल निवासी थे वो कमजोर थे, उनको मानना पड़ जा रहा था उस बात को। जान सभी रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन मानना पड़ता था। अगर जो नहीं मानता था तो उसको बेरहमी से मारा जाता था, जान से मार दिया जाता था, सब कुछ कर दिया जाता था। आप सभी को, हम सभी को पता है कि हमारे बहुजन समाज, मूल निवासी समाज के साथ क्या हो रहा था पहले, जब ये ब्राह्मणवादी सत्ता चल रही थी, मनुवादी सत्ता चल रही थी तब। लेकिन बाबा साहब का जब से संविधान आया, सब कुछ चेंज। और एक बात जिसको
बाबा साहब की ताकत देखिए कि जिसे कोई 6 से 10, 14, 15 करने के लिए ही इतनी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। बाबा साहब ने केवल पेन डुलाया और सीधे 6 से 18 ला दिया। 12 साल सीधे बढ़ा दिया। मनुवादियों ने भी बाबा साहब का बहुत विरोध किया, बहुत सब कुछ किया, प्रदर्शन किया, लेकिन बाबा साहब नहीं माने। वो बाबा साहब का तो लोहा आप सभी को, पूरे विश्व को पता है कि बाबा साहब हर किसी क्षेत्र में अपना लोहा मानते हैं, मनवा लेते हैं। उनको भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब को कहा जाता है। तो ये बताया मैंने कि ब्राह्मण इस नियम को इसलिए बनाया था कि जो शादी होती है उसको ब्राह्मण के घर पहले जाना था, उसके बाद वो अपने पति के घर जाती। ये सब नीच हरकतें करने के लिए ब्राह्मण मनवादियों ने इस नियम को बनाया था। लेकिन बाबा साहब का संविधान आते ही सब ध्वस्त। और बाबा साहब ने मनुस्मृति, इन्हीं सब को, बाबा साहब मनुस्मृति को पढ़े तो उनको पता चला कि कितनी कितनी नीच हरकतें ये ब्राह्मण मूल निवासी भाई बहनों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने 1927 में पहली बार मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। मनुस्मृति को 1927 में ही, भारतीय संविधान बनने से पहले ही बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था। ठीक है। बाबा साहब जैसा नेता, बाबा साहब जैसा मानव इस पूरे धरा पे किसी को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। बाबा साहब हमारे जैसे इंसान किसी को कहीं भी कोई खोजेगा नहीं मिलेगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो बाबा साहब ने, कहते हैं ना कि सब कोई, एक कहावत कैसे बाबा साहब ने कहा कि कोई और ने कहा कि सब कोई बादशाह को कैसे बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने, सब कोई बादशाह को ही बादशाह बनाता, लेकिन बाबा साहब ने गरीबों को बादशाह बना दिया। ये मुझे याद नहीं आ रहा है, इसी तरह से कुछ कहा गया है। तो ये सब बातें थी। और जो महिलाएं बाबा साहब के बारे में नहीं जानती कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है, तो मैं उनको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ कि ये सब अधिकार तो बाबा साहब के द्वारा ही मिला, ये तो जान गई होंगी आप सभी। और आप जब किसी जॉब में होती हैं, कहीं पर भी टीचिंग करती हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम जब औरतें प्रेगनेंसी के टाइम होती है उनकी, तो उस टाइम उनको क्या होता था, पहले छुट्टियां नहीं मिलती थी। उनको प्रेगनेंसी के टाइम छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन बाबा साहब के संविधान लिखते ही उनको प्रेगनेंसी के टाइम से छुट्टी दे दिया जाता है। उनको छुट्टी पर रखा जाता है, वे छुट्टी पर रहती हैं। प्रेगनेंसी सब कुछ उनका होने के बाद फिर से वो आकर के अपनी जॉब को ज्वाइन करती हैं और उनको जो उनकी सैलरी होती है मिलती रहती है। ठीक है। ये सब बाबा साहब की बदौलत हुआ। स्त्रियों के लिए बाबा साहब ने सब कुछ किया। जान लीजिए कि एक जीरो से उठा करके आकाश तक पहुंचाया। सबसे ज्यादा किसी ने अगर कुछ किया तो बाबा साहब ने। बाबा साहब ने सभी के लिए, पूरे देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन स्त्रियों के लिए कोई भी कुछ नहीं किया, केवल बाबा साहब ने ही सब कुछ किया। ये स्त्रियों को मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरा इतिहास गवाह है। जो ब्राह्मणवादी मनवादियों का इतिहास है उसमें तो भरा पड़ा है किसी और का नाम। वहां पे आपको नहीं मिलेगा कि आपकी सहायता किसने किया। वहां पे आपको मिलेगा राम, कृष्ण, दुर्गा, ये सब मिलेगा कि आपका उद्धार किए हैं। और हमारी माताएं बहनें लगी भी रहती हैं उसी में। उनको पता नहीं कि उनका उद्धार किसने किया। उनको जानना चाहिए उनका उद्धार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से बस इतना ही प्रेम निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने जो भी पाखंडवाद के चक्कर में फंसी उसको छोड़ दें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्गदर्शन पर चलें। बाबा साहब ने जो बताया है उस पर चलें। और बाकी सभी पाखंडवाद मनवादी जो मनुस्मृति के चक्कर से उनको ये सब झेलना पड़ रहा था, उससे उनको छुटकारा बाबा साहब ने दिलवाया है। तो उनको मनुस्मृति के बहकावे में नहीं आना। ब्राह्मणवाद मनुस्मृति पर ही चलता है, मनुवाद मनुस्मृति पर ही चलता है। तो उनको इन सभी चीजों से दूर रहना है। ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है हमारी माताओं बहनों से। उनको इस बात को समझना चाहिए। और ये सब फैक्टर जो मैंने लिया है, ये कैथरीन मायो, एक अमेरिकन, मशहूर अमेरिकन इतिहासकार थे। कौन?
ये कैथरीन मायो एक अमेरिकन इतिहासकार थे, मशहूर। इन्होंने अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक का नाम है मदर इंडिया। कैथरीन मायो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में ये सभी फैक्टर दिए हुए हैं, और इनकी ये जो बुक थी 1927 में छपी। 1927 में ये बुक छपी थी। ठीक है, ये सभी फैक्टर इन्हीं के बुक से हमको मिली है। आपको पूरा प्रूफ के साथ अगर देखना हो तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, amazon.com पे उपलब्ध, आप वहां से मंगा सकते हो। कैथरीन मायो, इसका मूल्य है 85 रुपये, 85 रुपये है। आप इस बुक को मंगाकर पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं, कोई भी भाई या बहन सभी पढ़ सकते हो। उनको पता चल जाएगा कि भारत की महिलाओं की स्थिति क्या थी। इनमें इन्होंने इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा व्याख्या किया हुआ है कि भारत की महिलाओं की स्थिति दुर्दशा क्या थी आज़ादी के पहले, जब तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिख करके दिया। उससे पहले कितनी कितनी ताड़नाएं, कितनी कितने जुल्म हमारी माताओं बहनों के ऊपर ढाया जाता था, ये सब इस पुस्तक में कैथरीन मायो जी ने लिखा हुआ है। तो धन्यवाद साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को इस बात पर ध्यान देना है और अभी से आपको संभल करके मधुवाद के, ब्राह्मणवाद के चक्कर से बचना है। ठीक है, धन्यवाद।